सन 1900 बीजिंग की एक तंग गली में एक फ्रांसीसी राजदूत अपनी डायरी में आखिरी पंक्ति लिखता है, हमारे पास गोला बारूद के लिए बस 3 दिन बचे हैं। बाहर हजारों हाथों में तलवारें और भाले लहरा रहे हैं। भीतर मुट्ठी भर विदेशी सैनिक और उनके परिवार साह से रोके बैठे हैं। यह कोई सामान्य घेराबंदी नहीं था। यह उस सभ्यता की चीख थी जिसने 2000 वर्षों तक स्वयं को संसार का केंद्र माना था और अब अपमान की आखिरी सीमा पर खड़ी थी। 55 दिन, एक घेराबंदी और एक साम्राज्य के भाग्य दांव पर। यह है बक्सर विद्रोह की कहानी, इतिहास का सबसे लंबा घेराबंदी। सन 1900 सदियों से पूर्वी एशिया की शक्ति और गौरव का प्रतीक रहा बीजिंग आज धुएं से ढका हुआ है। आकाश में सूर्य की रोशनी को बारूद के गुबार ने रोक दिया है। शहर के विशाल द्वार बंद है, गलियां सुनसान है, लेकिन यह सन्नाटा मृत नहीं है। दूर से लगातार तोपों की गर्जना सुनाई देती है। कभी कभी बंदूकों की आवाज पुरानी राजधानी की खामोशी को चीर देती है। शहर के केंद्र में हजारों लोग इकट्ठे हैं। किसी के हाथ में तलवार है, किसी के पास बांस का भाला, तो किसी के पास केवल लाठी। वो आधुनिक सेना की तरह प्रशिक्षित सैनिक नहीं थे। वो किसान है, मजदूर है, कारीगर है, लेकिन उनकी आंखों में एक ही आग जल रही है, विदेशी शक्तियों को चीन से हमेशा के लिए बाहर निकालने की आग। उनका विश्वास है कि यदि आज नहीं लड़ा गया तो कल चीन का अस्तित्व ही नहीं बचेगा। क्रोध का यह विस्फोट एक दिन में नहीं हुआ था। इसकी कहानी लगभग 60 वर्ष पहले शुरू होती है, जब दुनिया की सबसे प्राचीन जीवित सभ्यताओं में से एक को अपने इतिहास के सबसे बड़े अपमानों में से एक का सामना करना पड़ा। सन 1842 पहला अफीम युद्ध समाप्त हुआ। लगभग 2000 वर्षों तक स्वयं को संसार का केंद्र मध्य राज्य मानने वाला चिंग साम्राज्य पहली बार पश्चिमी औद्योगिक शक्ति के सामने घुटने टेकने के लिए विवश हुआ। चीन ने केवल युद्ध नहीं हारा था, उसने अपना आत्मविश्वास भी खो दिया था। नानकिंग की संधि के बाद हांगकांग ब्रिटेन के नियंत्रण में चला गया। चीन के 5 प्रमुख बंदरगाह विदेशी व्यापार के लिए खोल दिए गए। विदेशी व्यापारी चीन में स्वतंत्र रूप से रहने लगे। इसके बाद दूसरा अफीम युद्ध चीन को और भी कमजोर कर दिया। एक के बाद एक असमान संधियां, एक के बाद एक अपमान, एक के बाद एक विदेशी हस्तक्षेप। जो साम्राज्य कभी दुनिया को अपने अधीन मानकर दूसरे राज्यों से श्रद्धांजलि स्वीकार करता था, वही अब विदेशी शक्तियों को भारी क्षतिपूर्ति देने के लिए मजबूर था। करोड़ों चांदी के तायल विदेशी राष्ट्रों को सौंपने पड़े। चीन की अर्थव्यवस्था चरमरा गई। राज्य की शक्ति लगातार कमजोर होती गई। लेकिन यह केवल राजनीतिक या आर्थिक संकट नहीं था, एक सांस्कृतिक संकट भी था। अफीम युद्धों के बाद हजारों यूरोपीय और अमेरिकी ईसाई मिशनरी पूरे चीन में फैलने लगे। उन्होंने विद्यालय खोले, अस्पताल बनाए और चर्च स्थापित किए। मिशनरियों ने आधुनिक शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं के साथ साथ ईसाई धर्म का भी तेजी से प्रचार किया। चीन के पारंपरिक समाज के लिए यह परिवर्तन सहज नहीं था। विदेशी नागरिकों पर चीनी अदालतों का अधिकार सीमित था। धर्म परिवर्तन करने वाले कुछ चीनी लोगों को भी विशेष कानूनी संरक्षण मिलने लगा। इससे स्थानीय जनता के भीतर गहरा असंतोष पैदा हुआ। बहुत से लोगों को लगने लगा विदेशी केवल व्यापार करने नहीं आए, वो चीन की आत्मा बदलने आए। इतना ही नहीं, प्रकृति ने भी चीन पर दया नहीं की। लगातार सूखा पड़ा, फिर बाढ़ आई, फसलें नष्ट हो गई, अकाल फैल गया, कर बढ़ते गए, किसानों का जीवन दिन प्रतिदिन असहनीय होता गया। जब पेट खाली होता है तो इंसान किसी दोषी की तलाश करता है, और उस समय चीन के लाखों गरीब किसानों की नजर में उनके सभी दुखों का एक ही कारण था, विदेशी शक्तियां, विदेशी हस्तक्षेप, आर्थिक शोषण, प्राकृतिक आपदाएं, सांस्कृतिक अपमान। इन सभी समस्याओं ने चीन को एक विशाल बारूद के गोदाम में बदल दिया था। अब केवल एक छोटी सी चिंगारी की आवश्यकता थी। उत्तरी चीन के शानदोंग प्रांत में वही चिंगारी भड़क उठी। वहां एक गुप्त संगठन तेजी से फैलने लगा, सोसाइटी ऑफ राइटियस एंड हार्मोनियस फेस्ट्स, अर्थात धर्मपरायण और समन्वित मुट्ठियों का समाज। इस संगठन के सदस्य पारंपरिक युद्ध कलाओं का अभ्यास करते थे। उनका अनुशासन कठोर था। वो विदेशी प्रभाव को चीन का सबसे बड़ा शत्रु मानते थे। पश्चिमी लोगों ने उनकी युद्ध कला को देखकर उन्हें एक नया नाम दिया, बक्सर, और इतिहास ने इसी नाम को अमर कर दिया। बक्सर आंदोलन का उद्देश्य स्पष्ट था, विदेशी साम्राज्यवाद का अंत, चीन के राष्ट्रीय सम्मान की पुनर्स्थापना और हजारों वर्षों पुरानी चीनी सांस्कृतिक तथा धार्मिक परंपराओं की रक्षा। जैसे जैसे आंदोलन फैलता गया, उसका स्वरूप भी बदलने लगा।
चर्चों पर हमले होने लगे, रेल मार्ग नष्ट किए जाने लगे, टेलीग्राफ की तारें काटी जाने लगी, विदेशी व्यापारिक प्रतिष्ठानों को जलाया जाने लगा। विदेशी राजनयिक, मिशनरी और ईसाई धर्म अपनाने वाले चीनी लोग विद्रोहियों के प्रमुख निशाने बनने लगे। इस आंदोलन का एक और अनोखा पहलू था, बक्सर केवल हथियारों से नहीं, विश्वास से भी लड़ रहे थे। वो विशेष धार्मिक अनुष्ठान करते थे, घंटों ध्यान और युद्ध कला का अभ्यास करते थे, और फिर उनका विश्वास होता था कि दैवी शक्तियां उनकी रक्षा करेंगी, विदेशी बंदूकों की गोलियां उन्हें छू नहीं पाएगी। आज हमें यह विश्वास अवास्तविक लग सकता है, लेकिन इसी विश्वास ने चीन के हजारों सामान्य किसानों को मृत्यु का सामना करने के लिए तैयार कर दिया था। उनके लिए यह केवल युद्ध नहीं था, यह अपने धर्म, अपनी संस्कृति, अपनी भूमि और अपने पूर्वजों के सम्मान की रक्षा करने का एक पवित्र अभियान था। सन 1899 तक उत्तरी चीन का विशाल भूभाग बक्सर आंदोलन के प्रभाव में आ चुका था, और कुछ ही महीनों में चीन इतिहास के सबसे बड़े विदेशी विरोधी विस्फोट की ओर बढ़ रहा था। बीजिंग में अब केवल विद्रोह की चर्चा नहीं थी, युद्ध का तूफान वहां पहुंच चुका था, और यह तूफान बहुत जल्द पूरी दुनिया की विदेशी शक्तियों को चीन की धरती पर खींच लाने वाला था। सन 1900 की शुरुआत के साथ ही चीन एक निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुका था। उत्तरी चीन के गांवों में बक्सर आंदोलन तेजी से फैल रहा था। हर दिन नए किसान, मजदूर और युवा आंदोलन में शामिल हो रहे थे। उनका एक ही नारा था, विदेशियों को चीन से बाहर निकालो। शुरुआत में चिंग सरकार स्वयं बक्सर आंदोलन से आशंकित थी। दरबार को डर था कि यदि यह विद्रोह नियंत्रण से बाहर हो गया तो यह स्वयं चिंग शासन के लिए संकट पैदा कर सकता है। इसीलिए सरकारी सेना को विद्रोह दबाने का आदेश दिया गया। कई स्थानों पर बक्सरों को गिरफ्तार किया गया, उनके संगठन पर प्रतिबंध लगाए गए और आंदोलन को समाप्त करने का प्रयास किया गया। लेकिन परिस्थितियों ने बहुत जल्द नया मोड़ ले लिया। विदेशी राष्ट्र चीन पर और अधिक दबाव डालने लगे। वो अपने नागरिकों, व्यापारियों और मिशनरियों की सुरक्षा के नाम पर चीन में अतिरिक्त सैन्य शक्ति भेजने की तैयारी कर रहे थे। चीन दरबार को अब स्पष्ट होने लगा था कि विदेशी हस्तक्षेप केवल व्यापार या धर्म प्रचार तक सीमित नहीं रहने वाला। इसी समय चीन की वास्तविक सत्ता केंद्र बनी एक महिला इतिहास के केंद्र में आ खड़ी हुई, महारानी सीसी। उनका व्यक्तित्व आज भी इतिहासकारों के बीच बहस का विषय है। कुछ लोग उन्हें महत्वाकांक्षी और कठोर शासक मानते हैं, वही कुछ उन्हें चिंग साम्राज्य को बचाने का अंतिम प्रयास करने वाली शासिका के रूप में देखते हैं। शुरुआत में उन्होंने बक्सरों को केवल अराजक तत्वों की भीड़ के रूप में देखा था, लेकिन विदेशी शक्तियों के बढ़ते हस्तक्षेप को देखकर उनका दृष्टिकोण बदलने लगा। उन्होंने महसूस किया शायद यही विद्रोही चीन को विदेशी साम्राज्यवाद से बचाने वाली अंतिम शक्ति है। अंततः महारानी सीसी ने एक अत्यंत जोखिमपूर्ण निर्णय लिया। उन्होंने बक्सर आंदोलन को खुला समर्थन दे दिया। सन 1900 के जून महीने में चिंग सरकार ने विदेशी शक्तियों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। यह केवल एक सैन्य निर्णय नहीं था, यह दुनिया की सबसे शक्तिशाली औद्योगिक राष्ट्रों को खुली चुनौती थी। लेकिन दरबार के भीतर हर कोई इस निर्णय के पक्ष में नहीं था। कई अनुभवी अधिकारियों ने चेतावनी दी कि चीन की सेना आधुनिक यूरोपीय सेनाओं से लड़ने के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने कूटनीतिक समाधान खोजने की सलाह दी, विदेशी राष्ट्रों के साथ समझौता करके युद्ध टालने का तर्क दिया। विशेष रूप से कुछ उच्च पदस्थ अधिकारी और राज परिवार के सदस्य युद्ध के बजाय वार्ता के पक्ष में थे। इस तरह चिंग दरबार दो भागों में विभाजित हो गया। एक पक्ष युद्ध चाहता था, दूसरा पक्ष शांति। लेकिन इतिहास किसी की प्रतीक्षा नहीं करता। बक्सर आंदोलन शानडोंग के फैलते हुए झीली प्रांत के रास्ते राजधानी बीजिंग तक पहुंच चुका था। हजारों किसान, स्थानीय मिलिशिया और स्वयंसेवक विद्रोह में शामिल हो गए। गांव गांव से लोग राजधानी की ओर बढ़ने लगे। उन्हें विश्वास था यदि बीजिंग बच गया तो चीन भी बच जाएगा। कुछ ही समय में राजधानी की सड़कें युद्ध भूमि में बदल गई। विदेशी प्रतिष्ठानों पर हमले होने लगे। रेल मार्ग और संरचना व्यवस्था नष्ट कर दी गई। धुएं से ढका बीजिंग युद्ध क्षेत्र बन चुका था। इसी बीच राजधानी के भीतर स्थित विदेशी दूतावास क्षेत्र लीगेशन क्वार्टर विद्रोह का केंद्र बन गया। वहाँ ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, रूस, अमेरिका, जापान और विदेशी राष्ट्रों के राजनयिक, सैनिक, व्यापारी तथा उनके परिवार रह रहे थे। बक्सर विद्रोहियों और चिंग सेना ने संयुक्त रूप से इस क्षेत्र को चारों ओर से घेर लिया। सैकड़ों विदेशी नागरिक और सैनिक तथा हजारों चीनी ईसाई उसी क्षेत्र में फंस गए। बाहर हजारों विद्रोही, अंदर सीमित सैनिक, थोड़ा सा भोजन, लगातार घटता गोला बारूद और अनिश्चित भविष्य।
हर दिन गोलियां चलती थी, हर रात आग जलती थी। दोनों पक्ष जानते थे अब पीछे हटने का रास्ता नहीं बचा था। लगभग 55 दिनों तक यह घेराबंदी जारी रही। इतिहास में यह घटना चेज ऑफ द इंटरनेशनल लिगेशंस के नाम से प्रसिद्ध हुई। आधुनिक कूटनीतिक इतिहास की यह सबसे नाटकीय घेराबंदियों में से एक मानी जाती है। दुनिया भर के अखबार रोज बीजिंग की खबरें प्रकाशित करने लगे। लंदन, पेरिस, वाशिंगटन, सेंट पीटर्सबर्ग और टोक्यो में एक ही सवाल उठने लगा, क्या बीजिंग में मौजूद विदेशी जीवित हैं? चीन का एक आंतरिक विद्रोह और विश्व राजनीति को हिला देने वाले अंतर्राष्ट्रीय संकट में बदल चुका था। दुनिया के 8 शक्तिशाली राष्ट्रों ने एक ही निर्णय लिया, यदि बीजिंग को बचाना है तो चीन में संयुक्त सैन्य हस्तक्षेप अपरिहार्य है। कुछ ही सप्ताह बाद हजारों विदेशी सैनिक चीन की धरती की ओर बढ़ने लगे। चीन का इतिहास अब अपने सबसे भीषण युद्ध के अध्याय में प्रवेश करने वाला था। बीजिंग का आकाश अभी भी धुएं से ढका था। राजधानी के हृदय में हजारों बॉक्सर विद्रोही और चिंग सैनिक अंतिम सांस तक लड़े रहे थे। उन्हें लगता था यदि आज विदेशी शक्तियों को रोका जा सके तो चीन फिर अपना गौरव वापस पा सकता है। लेकिन चीन के भीतर चल रहा यह युद्ध अब केवल चीन का आंतरिक संघर्ष नहीं रह गया था। यह दुनिया की सबसे शक्तिशाली साम्राज्यवादी शक्तियों को एक ही मोर्चे पर खड़ा करने वाला अंतर्राष्ट्रीय युद्ध बन चुका था। बीजिंग में मौजूद अपने राजदूतों, सैनिकों और नागरिकों की सुरक्षा का कारण देते हुए 8 शक्तिशाली राष्ट्रों ने एक संयुक्त सैन्य गठबंधन बनाया। ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान, इटली और ऑस्ट्रिया हंगेरी। इतिहास में इस गठबंधन को 8 नेशन अलायंस के नाम से जाना जाता है। दुनिया की इन महाशक्तियों ने चीन के विरुद्ध अपनी आधुनिक सैन्य शक्ति को संगठित किया। लगभग 55,000 सैनिक चीन भेजे गए। इनमें सबसे बड़ी सैन्य शक्ति जापान ने उपलब्ध कराई। कुछ दशक पहले ही तीव्र आधुनिकीकरण से गुजर चुका जापान अब पूर्वी एशिया की नई उभरती सैन्य शक्ति के रूप में दुनिया के सामने खड़ा हो चुका था। गठबंधन सेना का पहला बड़ा लक्ष्य था तियानजिन। यह बंदरगाह शहर बीजिंग में प्रवेश करने का सबसे महत्वपूर्ण द्वार था। सन 1900 के जुलाई महीने में तियानजिन की सड़कों पर भीषण युद्ध हुआ। तोपें गरज रही थी, मशीन गनों की गोलियां बरस रही थी, पुराने किले ढह रहे थे और धुएं और आग ने आकाश को काला कर दिया था। बॉक्सर विद्रोही साहस के साथ लड़ रहे थे, लेकिन उनके पारंपरिक हथियार आधुनिक तोपों, राइफलों और मशीन गनों के सामने टिक नहीं सके। भयंकर संघर्ष के बाद तियानजिन गठबंधन सेना के नियंत्रण में आ गया। अब उनका अगला लक्ष्य था बीजिंग। हजारों विदेशी सैनिक राजधानी की ओर बढ़े। वो जहां पहुंचे वहां युद्ध ने सब कुछ बदल दिया। लगभग 1 महीने तक राजधानी के आसपास लगातार लड़ाई चलती रही। चिंग सेना, बॉक्सर विद्रोहियों और 8 नेशन अलायंस के बीच संघर्ष दिन प्रतिदिन और भी भीषण होता गया। अंततः सन 1900 के अगस्त महीने में गठबंधन सेना ने बीजिंग की दीवारों को तोड़ते हुए राजधानी में प्रवेश कर दिया। विदेशी दूतावास क्षेत्र की 55 दिनों लंबी घेराबंदी समाप्त हो गई। बॉक्सर विद्रोह का सबसे निर्णायक युद्ध समाप्त हो चुका था। राजधानी के पतन के बाद महारानी सीसी ने एक कठिन निर्णय लिया। वह सम्राट राज परिवार के सदस्यों और अपने विश्वस्त अधिकारियों के साथ पश्चिम की ओर स्थित सियान शहर की ओर पलायन कर गई। लगभग 3 शताब्दियों से चीन पर शासन कर रहा चिंग राजवंश पहली बार अपनी ही राजधानी छोड़कर भागने के लिए विवश हुआ था। युद्ध के औपचारिक अंत की घोषणा भले ही हो गई थी, लेकिन चीन में शांति नहीं आई, बल्कि शुरू हुआ प्रतिशोध। बीजिंग और तियानजिन की सड़कों पर लूटपाट, आगजनी और हत्याएं होने लगी। विद्रोहियों से संबंध होने के संदेह में हजारों चीनी नागरिकों को बिना मुकदमे के मृत्युदंड दिया गया। घर जलाए गए, मंदिर नष्ट किए गए, शाही महलों की बहुमूल्य वस्तुएं लूट ली गई। सैकड़ों वर्षों से सुरक्षित रखी गई चित्रकलाएं, मूर्तियां, पुस्तकें और सांस्कृतिक धरोहरें विदेशी सैनिक अपने अपने देशों में ले गए। युद्ध के धुएं के साथ चीन की सांस्कृतिक विरासत का एक बड़ा हिस्सा भी खोता चला गया। इतिहासकारों के अनुमान के अनुसार विद्रोह, युद्ध और उसके बाद हुए दमन के कारण लगभग 1 लाख चीनी नागरिकों की जान गई। लेकिन चीन की पीड़ा अभी समाप्त नहीं हुई थी। सन 1901 में चिंग सरकार को एक और अपमानजनक समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किया गया। उस समझौते का नाम था बॉक्सर प्रोटोकॉल। इसने चीन पर इतिहास के सबसे कठोर आर्थिक और राजनीतिक बोझों में से एक डाल दिया। चीन में 8 राष्ट्रों को 450 मिलियन चांदी के
तायल क्षतिपूर्ति के रूप में देने की स्वीकृति थी। ब्याज सहित यह राशि लगभग 982 मिलियन तायल तक पहुंच गई, जिसका भुगतान लगभग 4 दशकों तक चलता रहा। बीजिंग में विदेशी सैनिकों को स्थायी रूप से तैनात करने का अधिकार दिया गया। राजधानी से समुद्री बंदरगाहों तक जाने वाले मार्गों की सुरक्षा विदेशी सेनाओं को सौंपने की व्यवस्था की गई। विद्रोह का समर्थन करने वाले अधिकारियों को मृत्युदंड, निर्वासन या कठोर दंड दिए गए। कई किले नष्ट कर दिए गए और चीन की संप्रभुता पर विदेशी नियंत्रण और भी मजबूत हो गया। विडंबना देखिए, विदेशी प्रभुत्व समाप्त करने के उद्देश्य से शुरू हुआ आंदोलन अंततः विदेशी प्रभुत्व को और अधिक मजबूत कर गया। लेकिन इतिहास केवल जीत और हार के हिसाब से नहीं लिखा जाता। कभी कभी एक पराजय भविष्य की विजय का बीज बो देती है। बक्सर विद्रोह सैन्य रूप से असफल हुआ, लेकिन उसने चीनी जनता की चेतना में एक गहरा परिवर्तन ला दिया। करोड़ों चीनी लोगों ने पहली बार महसूस किया, यदि चीन को बचाना है तो केवल एक गांव, एक प्रांत या एक राजवंश को बचाना पर्याप्त नहीं होगा। पूरे राष्ट्र को एक साझा राष्ट्रीय पहचान में बांधना होगा। यही राष्ट्रीय चेतना कुछ वर्षों बाद चिंग राजवंश के विरुद्ध चलने वाले आंदोलनों की शक्ति बनी। सन 1911 की सिन्हाई क्रांति ने 2000 वर्षों से अधिक लंबे साम्राज्यवादी शासन का अंत कर दिया। एक नए गणराज्य का जन्म हुआ। इसके बाद 20वीं शताब्दी में चीन में चले राष्ट्रीय स्वतंत्रता, आधुनिकीकरण और विदेशी प्रभुत्व के विरुद्ध आंदोलन के पीछे भी यही राष्ट्रीय भावना एक महत्वपूर्ण प्रेरणा बनी। इस अर्थ में बक्सर विद्रोह केवल एक असफल विद्रोह नहीं था, यह एक अपमानित सभ्यता की अंतिम गर्जना थी। यह उस राष्ट्र की पीड़ा थी जिसने दुनिया से एक प्रश्न पूछा, कितना अपमान सहने के बाद कोई सभ्यता विद्रोह करने के लिए विवश होती है, और इतिहास के उस प्रश्न का उत्तर भी दिया। बक्सर विद्रोह तत्काल चीन को स्वतंत्र नहीं करा सका, लेकिन उसने चीनी राष्ट्रवाद की ऐसी आग प्रज्वलित कर दी जिसकी गर्मी ने अंततः विदेशी प्रभुत्व के युग को समाप्त करने वाली ऐतिहासिक यात्रा को गति दी। अगर यह कहानी आपके भीतर भी वही आग जगा गई हो जो कभी उन किसानों और विद्रोहियों के भीतर जली थी, तो इस वीडियो को लाइक करें और काल चक्र को सब्सक्राइब करना ना भूलें, घंटी दबाना ना भूलें, ताकि इतिहास का अगला अध्याय आप तक सबसे पहले पहुंचे। मिलते हैं अगली कड़ी में, तब तक के लिए नमस्कार।